बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें आज आपके सामने रखना चाहूँगा। एक जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और आपने देखा जनाब आज जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है। सो इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म की इंडिकेशंस आ रही थी, इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही थी, इस किस्म की जनाब हमें इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही थी कि जनाब वो कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया वाले कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे पाकिस्तान के अंदर। और पहला उन्होंने यहाँ पे जो स्टेप है जनाब कोयटा में लिया और जो ब्लास्ट हुआ वो आपके सामने है जी। दूसरा मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी स्कीम जो है पहले जब नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई तो उस वक़्त बहुत से आईब्रोज रेज किए गए कि जनाब एमनेस्टी स्कीम क्यों दी जा रही है, और उसको कहा यह गया कि एमनेस्टी स्कीम वाज अ फेलियर। मेरा ख्याल है इट वाज नॉट अ फेलियर, क्योंकि जिन लोगों के पैसे रुके हुए थे हांगकांग में और न्यूयॉर्क में, वो इस एमनेस्टी स्कीम के तहत जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, उस एमनेस्टी स्कीम के तहत वहाँ पे जो ब्लॉक हुए थे पैसे, रुके हुए थे पैसे, जो अपना सोर्स नहीं बता सक रहे थे कि सोर्स क्या है उनकी इनकम का, वो उस एमनेस्टी स्कीम के तहत वो पैसे वहाँ से रिलीज़ हो गए, क्योंकि बैक इन होम उन्होंने कुछ परसेंटेज यहाँ पे टैक्सेस दिए और उसके बाद सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होगी, क्लीन होगी, वाइट होगी मनी। अब एमनेस्टी स्कीम क्यों दी जा रही है? एमनेस्टी स्कीम इसलिए दी जा रही है कि कुछ मिनिस्टर्स, मैं जोर दे रहा हूँ, कुछ सिटिंग मिनिस्टर्स और कुछ एडवाइज़र्स जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचे या सारी कौम को फ़ायदा पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए इस वक्त हुकूमत के अंदर, उनको भी फ़वाइद पहुँचेंगे इस एमनेस्टी स्कीम के तहत, और कुछ एडवाइज़र्स जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा इस एमनेस्टी स्कीम के तहत जनाब। सो ये, और इनमें से कुछ एडवाइज़र ऐसे भी हैं, मैं ये भी बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, कुछ एडवाइज़र जो अभी सिटिंग एडवाइज़र्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम पनामा में भी आए थे और उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। थोड़ा सा आगे चलूंगा जनाब। एक और यहाँ पे बहुत बड़ा आज खबर चलती रही और उसका मैं डिटेल बता दूं जनाब कि अबराज ग्रुप जी, अबराज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप, और इसके जो करता धरता है जनाब, और जो करता धरता इनके थे आई वुड से, उनको गिरफ़्तार किया गया लंदन में। और गिरफ़्तार इसलिए किया गया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है अमेरिका के अंदर, उन्होंने चार्जेस फाइल किए थे, और जैसे ही हीथ्रो पे आरिफ नकवी साहब उतरे, जिनका नाम आरिफ नकवी है जनाब, आरिफ नकवी साहब कई आप देखें मीटिंग्स जो होती हैं कैबिनेट की उसमें भी मौजूद रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, उन पे केसेस बने हैं, वो प्रूफ होंगे नहीं होंगे मुझे उसका नहीं पता। मैं बिल्कुल क्लियर और सिंपल बात करूंगा कि आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप बैठते रहे जनाब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट मीटिंग्स में, और उनकी गिरफ्तारी होती है लंदन के अंदर। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले, अमेरिका वाले जो हैं, वो जनाब कहते हैं कि इन पे चार्जेस हैं, उस चार्जेस प्रूफ होते हैं बाद में या नहीं होते मुझे नहीं पता उसका, वो जब होंगे हम वो भी आपके सामने मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन उनकी गिरफ्तारी और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में और कैबिनेट की मीटिंग्स में उनकी मौजूदगी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कैबिनेट की मीटिंग्स में उनको कौन लेके आता रहा, कौन उनको कहता रहा कि जनाब आप कैबिनेट की मीटिंग में बैठे आरिफ नकवी साहब को जिनकी गिरफ्तारी आज हुई, वो कौन लोग थे, कौन से मिनिस्टर्स थे, कौन से एडवाइज़र्स थे जिनकी मर्ज़ी से वो जनाब कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते रहे। सो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मैं चाहूँगा ये कि इस पर भी हम डिस्कशन कर लें। मेरे साथ मौजूद है जनाब अली नवाज अवान साहब PTI से, कायरा साहब पीपल्स पार्टी से, और शेख रोहेल असगर साहब जिनका गला प्रॉब्ली ख़राब है जी, मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। अली नवाज साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, हमें ज़रा ये पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये आरिफ नकवी साहब जो जिनकी गिरफ़्तारी हुई और ये कैबिनेट की मीटिंग में बैठते रहे, किस हैसियत से बैठते रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो बैठते भी रहे तो वहाँ पे किसकी मर्ज़ी से वो मौजूद रहे वहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई पोर्टफोलियो ऐसा मेरी ख्याल में नहीं था। तो अगर पोर्टफोलियो नहीं था तो कौन से मिनिस्टर के कहने पे, कौन से एडवाइज़र के कहने पे वो वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग पे बैठते थे, और अगर बैठते थे तो उनसे क्या इनपुट ली जाती थी? अली नवाज साहब।
जी, मैं जितनी दफा बैठा हूँ मैंने तो इनसे मेरी मुलाकात नहीं मैं हुई। तस्वीर दिखा और देती कैबिनेट है, मीटिंग्स तस्वीर दिखा नहीं, देती मैं है। कह रहा हूँ क्या नहीं देखो, मुझे पता है, मैं सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। जी। मैं अपना बता रहा था, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे थे। आई डोंट नो, अगर मुझे कहेंगे आप एग्जैक्ट आपको इसके ऊपर नॉलेज चाहिए तो मैं इसका डिटेल लेके आपको बता सकता हूँ। जरूर बताएंगे। सच मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि किन के कहने पे इनको बिठाया गया या किस चीज़ की मशावरत में इनको बिठाया गया या किस चीज़ की कंसल्टेशन के लिए इनको बिठाया गया। आई डोंट नो अबाउट इट। यू डोंट नो अबाउट दिस। ओके, एमनेस्टी स्कीम के बारे में मैं ज़रा चलना चाहूँगा। ज़रा कायरा साहब आप बता दीजिए मुझे, एमनेस्टी स्कीम का बड़ा शोर बचा जनाब। एमनेस्टी स्कीम एक दफ़ा अनाउंस हो रही है और एमनेस्टी स्कीम जो है उससे फ़ायदा कुछ लोगों को पहुंचेगा जो सिटिंग एडवाइज, कुछ लोग उनको भी पहुंचेगा जो एडवाइज़र्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको भी पहुंचेगा। यही स्कीम नून लीग के दौर में आई थी तो उस वक्त जनाब बहुत लहदे होगी सी। अब किस लिए कायरा साहब? जी, खान साहब की बहुत सारी पॉलिसियों में से ये भी एक वो पॉलिसी है जिसको माजी में वो मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे और आज इसी को वो मुरव्वज करने जा रहे हैं। वो टैक्सेशन का निज़ाम हो, वो महंगाई हो, वो सबका डेट हो, वो डेट रेजिंग हो, कर्ज लेना हो, महंगाई हो, तेल के ऊपर, बिजली के ऊपर टैक्स लगा के अवाम की जेबों पे डाके मारने हो। ये सारे वो इल्जाम हैं जो खान साहब खुद लगाते रहे और कहते रहे। असद उमर साहब भी कहते रहे कि मैं जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये सारा कुछ खत्म करके अवाम को रिलीफ देंगे। और आज इस एमनेस्टी स्कीम को ये श्योर नहीं है बल्कि ये एमनेस्टी स्कीम तो एक तरह की अनाउंस हो गई जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कह दी कि हम एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। तो बस अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, किसी और ने नहीं कहा, खुद फाइनेंस मिनिस्टर इस बात से एग्री किया और पब्लिकली कहा। तो माय क्वेश्चन इज कायरा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जरा दोबारा एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, फिर मैं अली साहब की तरफ भी चलूँगा और अली साहब की तरफ भी चलूँगा। पूछना मैं ये चाहता हूँ, इस एमनेस्टी स्कीम से कुछ लोगों के जो एडवाइज़र बने हुए हैं इस वक्त एडवाइज़र का स्लॉट एंजॉय कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकती हैं पनामा में और उनको फ़वाद पहुँच सकते हैं इस एमनेस्टी स्कीम से। सो क्या पहले उन फ़वाद को मद्देनज़र रखा गया, उन एडवाइज़र्स के, उन मिनिस्टर्स के फ़वाद को मद्देनज़र, कुछ मिनिस्टर्स और कुछ एडवाइज़र्स के फ़वाद को मद्देनज़र रखा गया, या उससे क्या ओवरऑल भी कोई रिलीफ मिलेगा? जी साहब, पहली बात तो यह है कि मेरे पास अभी डिटेल डॉक्यूमेंट तो है को नहीं पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं की। जो इनफॉर्मली लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, ये जो नेट वगैरह से देखे गए हैं, मैंने भी देखे, उससे तो लगता है कि मखसूस ग्रुप भी बेनिफिट उठाएंगे। और ये हुकूमत जो दावे करती थी कि हमारे आते ही बाहर से डॉलरों की बरसात हो जाएगी और हम टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देंगे और लोग, क्योंकि हम ऑनेस्ट हुकूमत होंगे, लोग अपना टैक्स देना शुरू कर देंगे। तो इनका आलम यह है कि ना इनसे एक्सपोर्ट संभाली जा रही है, ना टैक्स रेवेन्यू संभाला जा रहा है, बल्कि सीरियस शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं। और अगर ये इस तरह की कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं देते तो इनके रेवेन्यू टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे और अगले साल के लिए और ज्यादा मसाइल हैं। और ये राना साहब, मैं और आप नहीं कह रहे, ये शेख रुहैल असगर साहब और मैं नहीं कह रहे, बल्कि ये IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के वो इदारे जो पाकिस्तान या दुनिया के माली मामला को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत की पॉलिसियों ने ऐसा क्राइसिस क्रिएट कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये और क्राइसिस बड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये एक इस पे भी एक मेरा सवाल है जी, मैं रोहिल साहब से, आई पुट दिस क्वेश्चन टू रोहिल साहब, कि ये पिछले जो अदवार थे जिसमें पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी, नून लीग की दौरे हुकूमत थी, उसमें जो पॉलिसीज़ अपनाई गई और या जो रुथलेस बोरोइंग की गई, कर्जे लिए गए, उनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, या कोई जैसे कहा जाता है कि जनाब PTI की प्रिपरेशन नहीं थी? क्या कहेंगे आप रोहिल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, आप बुरा तो नहीं मानेंगे साहब, मैं अगर एक बात कहूँ? नहीं जी, मैं नहीं बुरा मानूंगा। मैं दाद देता हूँ आपके हौसले की, आपके ज़हन की, कि आप इतनी जो मगजमारी करते हैं, इतने दलाइल देते हैं, इतनी बातें करते हैं, इसका कोई असर, थोड़ा बहुत असर तो आपको नजर आता होगा मेरे ख्याल में, तो शायद कुछ परसेंटेज, कोई मतलब किसी किस्म का, मतलब आप किनके साथ सर मार रहे हैं?
मतलब अगर मैं कुछ चीज की बोलता करिए हूं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ नहीं, ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ और- ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? नहीं राणा साहब कुछ राणा साहब आप पीपल्स पार्टी के साथ मगजमारी करते थे तो कुछ ना कुछ आउटकम निकलता था। आप मुस्लिम लीग के साथ मगजमारी करते थे, कुछ ना कुछ निकलता। कुछ शर्मिंदगी यार। तो मैं आता था, मैं टॉक शोज में आता था, तो अगर कहीं से मेरी हुकूमत को गलत काम कर रही है तो मैं कुछ शर्मिंदा महसूस करता था। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं देते थे और साहब सेहन पता चलता था कि मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ और बड़े खुले दिल के साथ ये एडमिट करता था। और यही मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का भी यही हाल होता। लेकिन यहाँ पे तो यार को अजीब सी बात हुई है। आप नकवी साहब को रो रहे हैं, आपको शायद याद नहीं है, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। आपको याद होगा 30 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो था, जो शौकत खानम का था, जिसको मिडिल ईस्ट में इन्वेस्ट कर दिया गया और वो 30 का 30 जो था डाउन द ड्रेन चला गया। ये शायद यही नकवी साहब थे जिनकी कंपनी थी जिसमें वो इन्वेस्ट किया गया था। सबसे पहली बात तो ये थी कि जिन लोगों को वो पैसा था वो था ज़कात, सदकात और खैरात। उन लोगों से आपको पूछना चाहिए था। किसी खुदा ने ये नहीं पूछा कि वो पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया और अगर गया तो वो पैसा कहाँ गया और उस पैसे का क्या मसरफ किया गया। मैं कभी कभी कहता हूँ कि सबसे बड़ा डाकू ये साबित करने के तुला हुआ है कि मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ और बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं, बुरे हैं, सब बुरे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा रोहिल साहब, मेरा ख्याल में मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो ठीक है, लेकिन उनके इर्द गिर्द थोड़े रोहिल साहब प्लीज मेरे ख्याल में इमरान साहब ठीक है, उसके साथ साथ इर्द गिर्द जो बंदे हैं ना वो गड़बड़ है। मेरी गुजारिश सुनेंगे आप? सुनाए जी। 30 करोड़ रुपया मैंने नहीं लगाया था, मैंने खान साहब का ही नाम लिया। ये जो अभी 60 अरब रुपया जो बाहर दुबई में इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया, तो मैंने नहीं किया मेरी जान। वो किसका था आपको याद है? जो छोटी मेरी बहन थी उसका जो बाहर अमेरिका में जो प्रॉपर्टी जो डिस्क्लोज हुई वो मेरी नहीं इनकी थी। आप पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, आप किस किस्म की बातें करते हैं। चलो अच्छा मैं कुछ करूं तो गुनाहगार, आप करें तो ईमानदार। ये क्या तुक है यार? ये मतलब मैं नहीं समझता। अगर एक बात और आना से मैं आपको गुजारिश कर दूं, अगर मैं किसी के क्राइम में साथ देता हूं, मैं किसी को प्रोटेक्शन देता हूं, तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितना वो क्राइम करने वाला है। मतलब मैं इस बात से को समझने से बिल्कुल आ रही हूँ, बिल्कुल। और मैं तो इन बातों से अब ज्यादा दूर रहता हूँ क्योंकि इसका फायदा मुझे तो कम से कम फायदा नजर नहीं आया। ऐसी चीज़ें तो दूर रहना शुरू हो गया ना रोहिल साहब, ताड़े इसी से गला खराब हो गया। एक ब्रेक ले लो जी। मैं राणा साहब की करा उन्होंने इजाजत दे देना। मेरा बाकी यकीन करो मैं जरा कर लमा थोड़ा सा ताड़ा इलाज कराना, मैं इलाज कराना सिर्फ 5 मिनट दे दो मैनू, 5 मिनट दो, मैं ताड़ा इलाज कराना। ब्रेक ले लो जी, ब्रेक के बाद वापस आते और जरा आगे लेके चलेंगे इन्हीं चीज़ों को। मेरे पास 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके जवाब मुझे चाहिए, शायद मिल जाए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर उसके बाद ज़रा कायरा साहब की तरफ चलता हूँ मैं। और ये क्या हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग जी? क्या इस किस्म के जो लोग हैं, आपने कहा जी मुझे पता नहीं है, बड़ा क्लियरली बड़ा ऑनेस्टली आपने जवाब दिया। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट अली साहब। आपने कहा जी मुझे पता नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन लेके आपको दे दूँगा। नाउ द इशू इज़ कि एक हीथ्रो पे पकड़े जाते हैं, इंग्लैंड में पकड़े जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, वही तस्वीरें आ जाती हैं। देखें उस तस्वीर को ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है, इट्स ऑल ओवर, ठीक है। और वो कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हुए, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया नहीं जाती सारी चीज़ें, या प्राइम मिनिस्टर साहब को जानबूझ के डाक में रखा जाता है? ये क्या हो क्या रहा है? अच्छा उसका वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता दूंगा जी। पर अभी रोयल अस्कर साहब अगर मौजूद हैं तो मुझे ज़रा उनकी बात को थोड़ा रिप्लाई करने दें। माशाल्लाह वो कह रहे थे उनको बहुत शर्म आती है, बहुत उनका ज़मीर जागता है। माशाल्लाह 35 साल हुकूमत करने के बाद भी इस मुल्क में इनके ज़मीर अभी भी मतलब माशाल्लाह अभी भी इन्होंने इस काबिल छोड़ा कि जाग जाता है इनका। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने कहा जब उनको एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली बात थी तो उन्होंने कहा पैसे मेरे तुहानों की, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा, इनका दिल नहीं हिला, इनको इस पाकिस्तानी कौम का वो पैसा जो उन्हें लूटा था वो याद नहीं आया।
इनको मरियम नवाज शरीफ ने जब कहा था कि मेरी तो मेरी और मेरी फैमिली की कोई जायदाद ना इंग्लैंड में है ना कोई पाकिस्तान में है, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इनकी तकलीद करना इनको नहीं भूले। उसके बाद जो सलमान शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पहले हमारे एसेट कोई होंगे तो हम उसका जवाब देंगे, अगर है तो सामने लाएं फिर हम जवाब देंगे, उस वक्त भी इनका ज़मीर नहीं जागा। 5 साल एक कुलभूषण पकड़ा गया, हम कहते रहे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मुंह से कुलभूषण का नाम ही निकाल दें, वो इन्वॉल्व है। आज भी आपने देखा बलूचिस्तान में धमाका हुआ है, उनकी सारी सरगर्मियां इधर हैं, उन्होंने कुलभूषण का नाम नहीं लिया, बट इनके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं आया। जंदाल साहब आते हैं स्पेशल गेस्ट के तौर पे आते हैं, ठहरते हैं, मरी जाते हैं, विदाउट वीज़ा जाते हैं, इनका जमीर उस वक्त लेकिन अली साहब वो ठीक है, दैट्स इंडिया जाते हैं, नवाज शरीफ साहब इंडिया जाते हैं, वो हो गया, वो सब कुछ चला गया, वो सब चीजें हो गई। लेकिन मुझे ये आप बताइए ना, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हम बातें कई दफा कर चुके हैं अली साहब, ये बातें कई मर्तबा हो चुकी है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे जरा चलें। बात तो सुने ना, ये बात बार हो चुकी है ना। राणा साहब एक बात आखिरी करूंगा, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा कि मैं इनको बात करने की ये कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की इनके जो अभी ये बता रहे थे इनके गले का मसला है, इनको अपने गले के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, इन्हें अपने जमीर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो लंबी तान के सोया हुआ है और इनके जमीर तो बिल्कुल मुर्दा हो गए हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा अपनी एज देखें और जो बातें की हैं इन्होंने, जो इल्जाम लगाए हैं, पहले मुल्क के खजाने पे नजर थी, कायरा साहब की तरफ चलूं, चलो मैं कायरा साहब की तरफ चलूं। कायरा साहब, डू यू थिंक के इस वक्त कोई देयर इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्या नो हाउ नहीं है, बताया नहीं जा रहा प्राइम मिनिस्टर साहब को, कायरा साहब, या उनको या कैबिनेट के लोग दे आर लाइक टू स्मार्ट, या एडवाइजर्स आर टू स्मार्ट और वो उनको ट्रिक कर रहे, ट्रिक तो नहीं कर रहे कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को? देखिए राणा साहब, गुजारिश ये है, आपके सवाल की तरफ आने से पहले सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, अगर हमने तल्ख बातें करनी हो, तल्ख लहजे अडॉप्ट करने हो हुकूमत के ऊपर और उनकी गलत कार्यों के ऊपर, तो जितना चाहे ना आप चाहे पूरा घंटा मैं इनकी कंट्राडिक्शन बयान करता रहूंगा। तो ये मुनासिब नहीं है कि हम इस तरह की गुफ्तगू एक दूसरे को ताने मारने शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करके आगे बढ़ता हूँ जी। हमें अपने अपने सवालात पे और अपने मौक़िफ़ पे रहना चाहिए। जहाँ तक अबराज ग्रुप के इस बंदे का ताल्लुक है, अबराज ग्रुप जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आया था और आपको याद होगा जब इन्होंने ये अबराज ग्रुप वही है जिन्होंने कई ऐसी शेयर खरीदे थे और उनका कंट्रोलिंग शेयर है जी। और उसके बाद इनका मुख्तलिफ हुकूमतों में आते जाते रहे, ये ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको उनके लोग वहाँ अमेरिका में भी पकड़े गए, यहाँ भी पकड़े गए। मुझे उनके डिटेल का नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका क्या ताल्लुक है, और जिस पैसे का जिक्र कर रहे थे शेख साहब, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो इन्वेस्टमेंट खान साहब ने, उस इन्वेस्टमेंट पर बहुत शोर हुआ था और खान साहब ने उसकी वजाहतें भी दी थी, लेकिन वो प्रॉपर वजाहत ना आ पाई। इन्वेस्टमेंट का जिक्र बहरहाल रहा, लेकिन क्या वो यही अबराज ग्रुप है, मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा किसी को विदाउट एनी प्रूफ उसको कंडेम करना मुनासिब नहीं। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर राणा साहब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बहुत सारे लोग ऐसे आके बैठे होते हैं या बुला लिए जाते हैं, ये लाजिम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हर चीज के बारे में बाखबर हो, ये टीम का काम होता है कि ऐसे लोग उनके मेरा भी यही पॉइंट है कायरा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद इल्म ही ना हो इस चीज का और उस कैबिनेट के लोग और एडवाइजर्स उनको ट्रिक कर रहे हैं। ये उनका काम है कि वो देखें कि कौन से बंदे प्राइम मिनिस्टर के साथ नजर आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। और हो सकता है कुछ लोगों का दुनिया के कुछ तो इदारों के साथ लेन देन हो, वहाँ पे उनके खिलाफ कोई केसेस हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ अपना बिजनेस ठीक कर रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट उनके उनका बेनिफिट देना चाहे। बट ऐसे लोगों का प्राइम मिनिस्टर लेवल पे सामने साथ खड़े नजर आना या बार बार मीटिंगों के अंदर नजर आना, ये कॉम्प्लिकेशंस का बायस ही हो सकता है, इससे कोई नेक नामी तो नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अली साहब जरा ये तो बताएं कि आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब बहुत जोर देते रहे कि जनाब किसी किस्म का डील या डील नहीं होगी शरीफ बरादरान से, लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी एक फेस सेविंग मिल रही है, यानी कि पीटीआई की हुकूमत को भी एक फेस सेविंग मिल रही है, अदालतें खुद ही कुछ ऐसे रिलीफ दे रही है और टेक्निकल बुनियादों पर दे रही हैं अदालतें रिलीफ शरीफ बरादरान को, तो आपकी तो फेस सेविंग वैसे ही हो जाएगी। तो फिर अगर ये सब लोग वैसे ही जाना शुरू हो गए जैसे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में किसको हम किससे सवाल करेंगे, हम अदालतों से करें सवाल या आप लोगों से करें? अच्छा चलिए, वो तो मैं आपको जवाब दूँ। कायरा साहब ने एक बात की है और बड़ी मैं कायरा साहब को ये बताना चाह रहा हूँ, जब इस तरह की बात होगी तो इस तरह थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ता है।
और जो बिलो दी बेल्ट जाके बातें कर रहे थे, तो मुझे उसका जवाब देना, क्योंकि मैं टीवी पे बैठा हूं, मुझे उसका जवाब देना चाहिए और मैं वो दूंगा आइंदा भी, अगर इस तरह की लैंग्वेज वो यूज करेंगे। जो बाकी कायरा साहब की बात की है मैं उनसे एग्री करता हूं, और क्योंकि अब वो चले गए हैं तो मैं इसको और डील में आगे नहीं लेके जाना चाहता। दूसरी तरफ देखें जी, अदालतों का एहतराम, अदालतों के फैसले मनोवन कबूल है, हम पहले भी कहते रहे, पर उनके जब फैसले आ जाते हैं उनसे इख्तलाफ का राय हम रखते हैं। हम ये समझते हैं कि जो ये फैसले आए हैं बड़े हेस्ट में आए हैं। हम ये समझते हैं जो नैब ऑर्डिनेंस में है कि आपके डिविजनल बेंच इसको टेकअप कर सकता है, वो डिविजनल बेंच ने टेकअप नहीं किया। सैटरडे को स्पेशल अदालत लगी, उसमें उनको रिलीफ मिला। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट एक और केस में आ चुकी हुई है कि नैब के जो ऑर्डिनेंस को हमने देखा और हमने इसमें देखा कि अगर नैब के पास उनके जो सबूत है वो समझते हैं काफ़ी, तो किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो हम ये समझते हैं ये फैसले जो अभी जो आ चुके हैं उससे हम इख्तलाफ रखते हैं, पर जब वो आ चुके हैं हम मनो उसे तस्लीम करते हैं। और ये तो जहाँ तक आपने बात की, हमें हम बड़े क्लियर कट, खान साहब हमारे फिर केस लड़ने की पेश हो चुके हैं कि देखो ना, क्या कहने बताए, हुकूमत जो है, हुकूमत के इदारे जो है, आप बताए कि फैसले तो आपने नहीं माने, आपके पास तो ऑप्शन है ही कोई नहीं है, तो फिर केस लड़ क्या रही थी हुकूमत के इदारे या हुकूमत के वकील? वहां पे क्या केस लड़ते रहे? आप भूल गए, नहीं सर, आप भूल गए, यहाँ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पीसीओ के बुत भरे हुए हैं। नहीं, वो उसको छोड़े, वो जो भी कहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप ये कह रहे थे, मतलब हम तो ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, फैसले आगे एक हमारा, मैंने आपको कहा जी, मैंने आपको कहा अली साहब, मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने आपसे ये कहा कि अदालतों को जो फैसले हैं वो तो आपने मानने ही माने, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। मैं पूछ ये रहा हूं कि आप जब आपके इदारों के वकला जो है जाके अदालतों में आपके बिहाफ पे या इदारों के बिहाफ पे केस जो लड़ रहे हैं, वो फिर की लड़ते पे ने केस, वो क्या केस लड़ रहे हैं वो? देखिए फिर राना साहब, फिर मैं यही बात कर रहा हूं कि हमें इसीलिए इख्तलाफ है इन फैसलों से, हम इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन रखते हैं। वो रिजर्वेशन ठीक है अली साहब, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं नैब की इन्वेस्टिगेशन। मेरे सुने राना साहब, मैं ये पहले आपसे बात हो चुकी है, नैब की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगा, प्री इंटेरोगेशन प्रोसेस होगा, और जब वो लॉ जो कोर्ट में अपने रेफरेंस फाइल करते हैं उसके ऊपर मेरी भी बहुत सारी रिजर्वेशन है। आपकी रिजर्वेशन से फर्क कोई नहीं पड़ता ना, हुकूमत क्या कर रही है, मैं वो पूछ रहा हूं। हुकूमत देखे, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब बिल्कुल अपना ऑटोनोमसली चल रहा है। मुझे भी उस पर रिजर्वेशन है कि इसके लॉ को और सख्त होना चाहिए। मुझे और नैब से ये मेजॉरिटी कोई नहीं, आप सच कैसे करेंगे, कवानीन कैसे बनाएंगे? आपके लॉ मिनिस्टर ने इतने कवानीन ड्राफ्ट बना के रखे हैं, वो आप नहीं इंप्लीमेंट करवा सकते, अप्रूव नहीं करा सकते असेंबलियों से। आपको पता है हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, मतलब हमें बताइए ना, हम क्या करें? आपने, हम लोगों की तो एक्सपेक्टेशन थी ना आपसे, हम लोगों की आवाम की एक्सपेक्टेशन थी आपसे। अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आपके लॉ मिनिस्टर ने कवानीन बना के दिए हुए, फरोग नसीम ने कवानीन के ड्राफ्ट बना के दिए हुए, वो आप अप्रूव नहीं करा सकते असेंबलियों में। असेंबलियों में कोई ब्रिज बिल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, कैसे चलेगा काम? फिर आप राना साहब ये कैसे कहते हैं हमने ब्रिज नहीं बनाने की कोशिश की? आप शुरू हो जाएं, जैसी हुआ सबने कहा धांधली हुई है सिलेक्शन में, तो हमें 3 साल लगे, हमें सुने हमें 3 साल लगे कमेटी बनाने के लिए, हमें 3 साल लगे उसके ऊपर कमीशन बनाने के, हमें धरने देने पे, जलसे करने पड़े, हमने इनकी फिल फॉर वो डिमांड मानी और हमने कमेटी उसके ऊपर बना दी। उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वी वर नॉट द मेंबर ऑफ द सीओडी, ऑपोजिशन ने कहा हमने ब्रिज करने के लिए, हालात करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सका। चलो कायरा साहब की इनपुट ले लें। अली साहब, कायरा साहब, कोई ऐसे ब्रिज बिल्डिंग हो रही है आपकी, मतलब कि ऑपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, ताकि कोई कवानीन बनाए जा सके, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, कोई ऐसे चक्कर है? वो सारी टीम खड़े होकर गालियां दे अपोजिशन को। अच्छा चलो, और उनके खिलाफ केस तो चल ही रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अदालतें आजाद हैं, एक तरफ कहते हैं नैब आजाद है, दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, फलां बंदा अंदर होगा, फलां बाहर होगा। इनके लिए और इनके साथियों के लिए तो नैब कुछ नहीं है, वो आजाद है, हमारे लिए नैब आजाद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इनके दावे अपनी जगह, बट सवाल ये है कि जो अगर वो आजाद है तो उनको अपना काम करने दे। आप किस बुनियाद पे गालियां दे रहे हैं लोगों को? आप जो कह रहे हैं कि जनाब पैसे वापस करें तो बाहर चले जाएं, जाने देंगे, पैसे कौन से? जो कोई सा सर्टन कर लिया आपने? वजीर आजम जो आज तक 6 महीने से दावे कर रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार हो तो मैं 50 लोगों को अंदर डाल दूं,
तो राणा साहब ये कमर जमान कह रहा तो नहीं कह रहा ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर के पास बड़े सॉलिड एविडेंस होगी तभी उनको डालेंगे ना अंदर उन लोगों को। तो वो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं दिए नैब को? चले नैब तो आजाद है, एफआईए तो इनके पास है, उनको ही दे देते, उनके जरिए इन्वेस्टिगेशन करा लेते कि जनाब फला बंद हो रही है, इनके पास मेरे पास सबूत है। ये कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इनके पास अगर अक्सरियत नहीं, तो फिर इनको चाहिए कि ये अगर डिलीवर नहीं कर पाते, कल जाके जो रोना है कौम के सामने, तो बेहतर यह है कि दोबारा आवाम के पास चले जाएं और आवाम को कहें कि हमें मैंडेट दें। अच्छा, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, कायरा साहब, अली साहब, कायरा साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दोबारा इलेक्शन में जाएं और आवाम से मैंडेट। तजवीज नहीं है राणा साहब, ये मेरी तजवीज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज भी आप ये कह रहे हैं, कल फिर आप कहेंगे नाकामियां तो आपके सामने लिखी हुई है दीवार पे और उस पर इजाफा होना है दिन ब दिन, और उसके बाद आपने कहना कि हमारे पास तो अक्सरियत नहीं थी, तो उसका तरीकाकार क्या है? मिलके आप नहीं चलना चाहते। हम क्या कह रहे हैं, हमने पहले दिन से आपको ऑफर की कि भाई जो एहतसाब है वो अपनी जगह चलता रहे, अदालतें अपना काम करें, नैब अपना काम करे, लेकिन आए मिलके दहशतगर्दी और दीगर इश्यूज तो पाकिस्तान का के मसाइल का हल निकालते हैं। आपके पास सिवाय गालियां देने के है कुछ नहीं, आपके पास सिवाय फेलियर से बट यू डेफिनेटली, बट कायरा साहब यू डेफिनेटली, यार तो देखो ना राणा साहब, एक बड़ा सिंपल गोलिया है, आपको 2/3 नहीं चाहिए नैब कवानीन में तब्दीली करिए, वो आइन में तब्दीली के लिए 2/3 चाहिए होता है। सिंपल लेजिस्लेशन। क्या आपने कोई लेजिस्लेशन मूव की है, पॉजिटिव मूव की है जो अपोजिशन में पास नहीं होने दी? आज तक कोई लेजिस्लेशन का पीस आया नहीं है। और अगर आप नहीं समझते हैं बेबस है, तो फिर बेबसी का इलाज क्या है? तो जाए आवाम के पास और उन्हें दोबारा कहें कि हमें इतने वोट देके भेजें, इतनी हमारी सीटें हो ताकि हम इस मुल्क के अंदर कानून तब्दील करके अपनी मर्जी का निजाम नाफिज कर सकें। ओके, ठीक है जी, ये आप दोबारा आवाम के पास जाएं। जनाब अली साहब पीटीआई वालों को एक राय दी है कायरा साहब कि जनाब आप जाएं और जहाँ गई। और एक बड़ा वैसे अहम पॉइंट है, वो कह रहे हैं जनाब आप लोगों ने कोई चीज़ मूव भी की है वैसे कोई असेंबली के अंदर कि नहीं की, उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। मैं ये एक मिनट ब्रेक ले लूं, क्योंकि मैंने ये फिर जनरल लोधी साहब से भी पूछना है कि जनाब ये जो कोयटा में हुआ आज, वो क्या रॉ एक्टिव हो गई है दोबारा कोयटा में, या हाउ इज इट वर्किंग जी, वो भी पूछ लूं और आपको भी जवाब लेता हूँ अली साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अली नवाज अमान साहब, आप ब्रेक से जाने से पहले कायरा साहब ने गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था जनाब आपने अभी तक कोई चीज़ मूव ही नहीं की असेंबली में, आप लोग क्या करेंगे? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई आपने आइन में तरमीम थोड़ी करनी है, कोई ऐसी भी चीज़ें हैं, कोई आप कोई चीज़ लेके तो आए असेंबली के फ्लोर पे, आपने अभी तक कुछ चीज़ लेके नहीं आए। ज़रा मुख्तसर से जवाब दीजिएगा, मैं फिर जनरल लोधी साहब के पास जाना है। मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उस पर काम हो रहा है फ़रूक नसीम साहब का, और उन्होंने हमें 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गया, वो सारी आएंगी। उसके बाद एक मैं आपको बता देता हूँ करती क्या। अभी कमर जमा कायरा साहब कह रहे थे, मैं अभी बताता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमने एक अमेंडमेंट बिल पेश किया था, क्योंकि जजेस की जो तादाद है वो हमने बढ़ानी थी और वो 6 से 9 करनी थी। वो कमेटी से पास हुआ, असेंबली में आया। आप यकीन करें कि पहले इन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया, कोई हतमी बात नहीं की, कोई उस पर उन्होंने कोई मतलब अच्छी आप कहेंगे ना उसके ऊपर कोई पॉइंट्स लिखे हो, कोई बात नहीं हुई। और जब कोरम पूरा हो गया तो फिर वापस आए और उसके बाद बिल पास हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 से 9 जजेस हो गए। तो ये इनका तो है ही नहीं कि हम लेजिस्लेशन करें। इनका तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम कितनी कंसेशंस दे चुके हैं, उसके बावजूद ये वो एक ही चीज पे खड़े हैं। इनको कहें ना कोई बात करें। आज जाके अगर ये समझते हैं कि हमने एहतसाब के नारे पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज करना है तो हम नहीं करेंगे। हमने वो तो अदालत बनी है 97 से, अदालतों का काम है कि आप वैसे आप नहीं कर सकते, और इंशाल्लाह ताला वो है। और हमारे एहतसाब होगा, और जैसे सूरत-ए-हाल बन रही है एहतसाब होगा। आप बिल्कुल ऐसे लगता है, मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है, लगता है जनाब के आसिफ जरदारी साहब को भी हीट फेस करनी पड़ेगी, फरियाल बीबी को भी हीट फेस करनी पड़ेगी। वो ठीक है, सारी बातें वो एक अलग चीज़ है। जनरल साहब की तरफ चलूँ, जरा कोयटा की बात कर लूँ। जरा जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुख्तसर सा टाइम मुझे आपका चाहिए होगा। वालेकुम सलाम। ये को हुआ आज जनरल साहब, ये रॉ एक्टिव हो गया है दोबारा या क्या हो रहा है जी? मुख्तसर से बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। देखिए, इसके मुहर्रकात मैं आपको गिन के बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि रॉ इनएक्टिव कभी भी नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि रॉ दोबारा एक्टिव हो गया। ठीक है, आप यूँ समझिए कि दोबारा उसका एक दफा दाव लग गया। बुनियादी तौर पर इसके मुहर्रकात हैं कश्मीर की तहरीक आज़ादी,
ठीक जो है। काबू में नहीं है। इसके मुहर्रकात में शामिल है सीपैक, जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों को मंजूर नहीं है। इसके मुहर्रकात में मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि लोग मेरे साथ ज्यादा इस बात पे एग्री नहीं करते, जो तालिबान और अमेरिका की बातचीत हो रही है उसका जो तातल है वो भी इसके मुहर्रकात में शामिल है। क्योंकि ये जब वेस्ट से अटैक होता है तो ये अमेरिका की शीरबात भी इसमें शामिल होती है, रॉ भी इसमें शामिल होती है, एनडीएस भी इसमें शामिल होती है अफगानिस्तान की। तो बस हमें अपना एक तो डिफेंसेस अच्छे रखने हैं। ये मैं एक अपनी लीडरशिप को, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, उनको मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जितने मर्जी मछेरे छोड़ दीजिए, आप उनके पायलट बेशक वापस कर दीजिए, आप बेशक इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाइए जहां तक उनका जो जासूस पकड़ा हुआ है। आपकी कोई भी अपीजमेंट, आपका कोई भी अच्छा कदम वहां से कोई पॉजिटिव चीज नहीं लेकर आएगा। ये चीज आप जब भी समझ जाएं उसी वक्त आपके हक में है। दूसरी बात ये कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है पूरा हमें हक हासिल है कि वो हम उनके साथ करें। अगर आप सिर्फ डिफेंसिव रहे और आप एक छोटी सी इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया जी कि आप डिफेंसिव पे नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ी सी फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा और वो अप्रोच रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा कायरा साहब, ये हम कब तक वैसे हर चीज़ का इल्ज़ाम अमेरिका पे डालते रहेंगे? हमें करना चाहिए ये कायरा साहब, या मेरे ख्याल में छड़ दी जाए जान उन्हें अमेरिका दी? राना साहब, मैं फिर वही, मुझे थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। एक मैंने गुजारिश की है, बड़ा सिंपल कुलिया है, हुकूमतों को अपनी पॉलिसीज कामयाब करने के लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये एग्जिस्टिंग कवानीन को अपने रास्ते की रुकावट समझ रहे हैं, तो उनको नए कवानीन चाहिए। इन्होंने नैब के कानून को और सख्त करना है या